जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका इनकम फ्रॉम बिज़नेस। हम अभी तक इसके 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक डिस्कस की थी और आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इनकम फ्रॉम बिज़नेस मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कि इनएडमिसिबल डिडक्शंस जो सेक्शन 21 की थी, हमने वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस की थी। आज के इस लेक्चर में हम वो एरियाज़ डिस्कस करते हैं जिसकी डिडक्शन जो एक्सपेंसेस आपको अलाउ होते हैं। अगर हम जनरली बात करें तो आपका इनकम टैक्स लॉ कहता है कि अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस कोई भी इनकम अर्न करने के लिए आपका जो भी खर्चा हुआ है वो आपको अलाउ है। लेकिन जो उन्होंने कंडीशंस बता दी थी आपकी इनकम सेक्शन 21 के अंदर, इसमें उन्होंने कुछ रूल्स बताए कि अगर ये क्राइटेरिया मीट करेगी आपकी कोई डिडक्शन कोई आपका एक्सपेंडिचर, तभी आपको एक्सपेंस अलाउ होगा, अदरवाइज वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो आज उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए कि आपको ये एक्सपेंस अलाउ होते हैं। उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं। उन्होंने पहले पहली लाइन में बता दिया है कि एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पर्सन इन द ईयर होली और एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। किसी भी किस्म का आपको खर्चा हुआ है, आपने कोई एक्सपेंस किया है, वो आपको अपनी इनकम के अगेंस्ट एज एक्सपेंस अलाउ है। लेकिन जो उन्होंने कंडीशंस बताई हैं, जो क्राइटेरिया बताया है, वो मीट करना कंपलसरी है। अगर वो मीट नहीं हो रहा होगा तो आपकी वो जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है। आगे वो कह रहा है कि अगर आप एनिमल यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो जब आपके एनिमल्स वो जब उनको जब आप डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो तब जो आपको वहां पर लॉस आएगा, जो उनकी वैल्यू में डिक्रीज आएगा, उस अमाउंट से आपको एक्सपेंस अलाउ होता है। सिमिलरली डेप्रिसिएशन एंड आपके मोटाइजेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड आपकी फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन के अलावा टैक्स में एक कॉन्सेप्ट है इनिशियल अलाउंस का, वो भी हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें इसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। अमोर्टाइजेशन ये भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर ये भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। ये सारे हमारे हैं डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट के रिलेटेड। फर्स्ट ईयर अलाउंस ये सारे आपके हैं फिक्स एसेट के रिलेटेड, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप उस पर क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या करते हैं, क्लेम करते हैं। टैक्स के अपने रेट्स हैं, अकाउंटिंग के हम खुद एस्टिमेट करते हैं। आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लॉ ने आपको क्या कर दिए हैं, फिक्स रेट्स बता दिए हैं। वो कहते हैं अगर बिल्डिंग है तो आपने उसको हर साल 10% आरबीएम मेथड पे क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है। अगर आपकी मशीनरी है तो आपने क्या करना है, 15% हर साल क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है। अगर आपके कंप्यूटर इक्विपमेंट्स हैं तो आपने हर साल 30% पे क्या करना है, 25% पे क्या करना है, उसको डेप्रिशिएट करना है। ठीक है। अब हमने डिस्कस करने हैं आज की इस लेक्चर में जो हमारे एक्सपेंसेस बता दिए गए हैं आपका। उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कोई बिजनेस अगर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है, तो उन्होंने क्राइटेरिया बता दिया है कि अगर ये क्राइटेरिया मीट होगा तो आपको वो एक्सपेंस अलाउ होगा, अदरवाइज डिस अलाउ हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि वो क्राइटेरिया क्या है। ए पर्सन शेल बी अलाउड ए डिडक्शन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि बेशक आपका एक्सपेंडिचर बिजनेस पर्पस के लिए हो, लेकिन आपने पाकिस्तान से बाहर इनकर किया है, वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है। तो रिसर्च जो कोई आपको जो रिसर्च का एक्सपेंस है उसके लिए कंपलसरी है कि वो आपने पाकिस्तान में ही इनकर किया हो। और आगे वो डिफाइन कर देता है कि रिसर्च एंड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर क्या है। वही सिंपल सी बात लिखी हुई है कि अगर आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किया है जिससे आपकी बिजनेस में जो प्रोडक्ट्स हैं या आपकी जो बिजनेस में प्रॉफिट्स करने की जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, उसमें अगर वो इनहांस होती है, वो जो आपका एक्सपेंडिचर होगा वो आपका क्या होगा, रिसर्च एक्सपेंडिचर होगा। तो अगर वो आपने पाकिस्तान में इनकर किया है, वो आपको टैक्स के अंदर क्या है, अलाउ है। वो अलग बात है कि आपने जो पेमेंट की है, पेमेंट करते वक्त अगर आपने विद होल्डिंग नहीं की तो सेक्शन 21 के अंदर आपको क्या हो जाएगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा। अगर आपने वो विद होल्डिंग की है, सारे रेगुलेशन को फॉलो किया है, तो फिर आपको वो क्या हो जाता है, अलाउ हो जाता है। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज। अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग ट्रेनिंग पे कोई खर्चा करती है तो लॉ कहता है आपको वो डिडक्शन अलाउ है। अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटीज देती है, अपने एम्प्लॉयज के लिए या उनकी फैमिलीज के लिए कोई हॉस्पिटल बनाती है और वहां पर उनका ट्रीटमेंट होता है, और वो खर्चा जो है, वो जो एक्सपेंडिचर है, वो कंपनी खुद बियर करती है या पर्सन खुद बियर करता है, तो वो उनको सारा एक्सपेंडिचर अलाउ है,
यहाँ पर वो बातें लिखी हुई हैं। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है प्रॉफिट ऑन डेट। मीन अगर आपने कोई लोन लिया है और वो आप यूज कर रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है, जिस तरह आप अकाउंटिंग में पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग बिजनेस क्या लेता है, लोन लेता है, कंपनी लोन देती है, उस पर मार्कअप पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है। वो लोन जो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, उस पर जो बिजनेस मार्कअप पे करेगा वो आपको एक्सपेंस अलाउ है, फाइनेंस कॉस्ट आपको अलाउ है, ठीक है। अगर एक लोन एक इंडिविजुअल ने लिया है, वो पार्शियली यूज कर रहा है पर्सनल पर्पस के लिए और पार्शियली यूज कर रहा है बिजनेस पर्पस के लिए, तो आपको बिजनेस में उतना एक्सपेंस अलाउ होगा जितना वो प्रोपोर्शन लोन का यूज कर रहा है आपके बिजनेस पर्पस में, ठीक है। फिर आपके आते हैं लीज रेंटल्स। अब लीज का जो कॉन्सेप्ट है ये आप पढ़ते हैं FAR 2 में, IFRS 16 में, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपकी सिलेबस आपने चीज़ें पढ़ी हुई नहीं है अकाउंटिंग में। आपको मैं शॉर्ट नोट बता देता हूं कि आपको आपकी बुक में, आपके पेपर में दो चीज़ें गिवन होंगी। वो बताएगा कि आपने लीज पर क्या दिया है, एक मशीन दी है, ठीक है, और आपने जो इंस्टॉलमेंट पे की है, इंस्टॉलमेंट, उसमें वो अमाउंट थी 25,000, ठीक है। और उस इंस्टॉलमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल का पोर्शन था वो था 22,000 और जो इंटरेस्ट का पोर्शन था वो आपका था 3,000, ठीक है। आपको पता है कि जब आप अकाउंटिंग के अंदर कोई इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, इंस्टॉलमेंट जो आपका प्रिंसिपल का पोर्शन होता है उससे आप अपनी लायबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, और जो आपका इंटरेस्ट का पोर्शन होता है उससे आप क्या करते हैं, अपने इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में एज एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। तो लॉ कहता है कि जो आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं इसको हम कहते हैं लीज रेंटल। तो टैक्स लॉ कहता है कि अगर आपने, जब आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करना है, ठीक है, जब आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करना है, इसको 25,000 रुपए था, तो आपने जो लीज रेंटल वाला इंटरेस्ट का पोर्शन, ठीक है, आपने जो लेस किया होता है आप वो ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और जो आपने पूरा लीज रेंटल पे किया है वो आपको पूरे का पूरा एज एक्सपेंस लॉ हो जाएगा। लॉ कहता है कि मैं किसी लीज को नहीं मानता, मैं ये कंसिडर करता हूं कि आपने वो मशीनरी, वो प्लांट, वो बिल्डिंग या वो लैंड रेंट पर लिया हुआ है और आप उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, एनुअल रेंटल पे कर रहे हैं। आपकी यहाँ पर अमाउंट कितनी थी, 25,000 रुपए। और वो ये कहता है, क्योंकि आप जब हम अकाउंटिंग में देखें, अगर हम अकाउंटिंग में देखें, अकाउंटिंग में ये होता है कि जो आप लीज पर मशीन लेते हैं, जब आप लीज पर एक बिल्डिंग लेते हैं तो आप उसको भी क्या करते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो जो आपने लीज्ड एसेट पर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन चार्ज की होती है वो भी आप क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। लेट्स सपोज वो 6,000 रुपए थी, ठीक है, क्योंकि वो हमारा एसेट ही नहीं है, उस पर कोई टैक्स डेप्रिसिएशन होगी नहीं क्योंकि मैंने वो रेंट पर लिया हुआ है, तो मुझे पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, लीज रेंटल एज एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। तो आपने जो लीज वाला पोर्शन होगा आपके सिलेबस के अंदर, आपने उसका इस तरह से क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। अब बाकी जो बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं, एक बात जो है वो है कि स्पेशल पर्पज व्हीकल, provided that for the purpose of determining the deduction on account of lease rental, the cost of a passenger transport vehicle not paying for hire। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब आपको ये पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी इसको मैं इस जो 3 लाइनें हैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। जो इन बाकी जो बातें लिखी हुई हैं वो ये कहना चाह रहा है कि आपने किसी भी तरह से कोई लोन लिया है और आप उस पर कोई फाइनेंस कॉस्ट पे की है उस इनकम को अर्न करने के लिए, तो आपको वो ऐसे फाइनेंस कॉस्ट क्या है, आपको एज एक्सपेंस अलाउ है, ठीक है। ये था आपका प्रॉफिट ऑन डेट का पोर्शन, उस पर आपको किस तरह से एक्सपेंस अलाउ होता है, आप वो जहां पर क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम डील करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा एक्सपेंस है वो है बैड डेट्स। बैड डेट्स का सेम ट्रीटमेंट है जो हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डिस्कस करके आए हैं। आपका लॉ कहता है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर
अगर आपने कस्टमर को क्या किए हैं, क्रेडिट पर सेल्स की हैं, तो आपने एंट्री क्या रिकॉर्ड की होगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ठीक है। और जब उस साल में आपने रिटर्न जमा करवा दी, आपने उन सेल्स पर क्या कर दिया, टैक्स भी पे कर दिया। नेक्स्ट ईयर में जाकर वो पर्सन आपको पैसे रिकवरेबल नहीं है, आपको पैसे वो नहीं देता, तो लॉ आपको अलाउ करता है कि आप उसको एज ए राइट ऑफ कर सकते हैं, अकाउंटिंग के अंदर भी एंड टैक्स के अंदर भी, ठीक है। अब वो किस तरह से अलाउ करते हैं, हम पढ़ते हैं। ए पर्सन शैल बी अलाउड ए डिडक्शन फॉर ए बैड डेट इन ए टैक्स ईयर if the following conditions are satisfied, namely the amount of the debt was previously included in the person's income from business chargeable to tax। ठीक है, ये किस तरह से है कि इसका मतलब ये है कि मैंने जब सेल्स की, मैंने क्या एंट्री रिकॉर्ड की होगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, और जब मैंने उस साल की रिटर्न जमा करवाई होगी तो मेरी अमाउंट वो सेल्स में इंक्लूडेड थी, तो ऑटोमेटिकली मेरी इनकम का पार्ट बन गई और मैंने उस पर क्या कर दिया, टैक्स पे कर दिया। तो मेरी ये पहली कंडीशन मीट हो रही है। तो अब नेक्स्ट ईयर में जाकर अगर मेरे वो पैसे रिकवर नहीं होते तो उनको मैं राइट ऑफ करके एज एक्सपेंस अलाउ करवा सकता हूँ, लॉ मुझे अलाउ करता है। और अगर एक कोई बैड डेट रिकॉर्ड करना चाह रहा है कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई बैंक, कोई इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, तो वो किस कंडीशन में अलाउ करेगी कि उन्होंने क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है। कौन सा लोन दिया हुआ है, इनकम अर्न करने, क्योंकि बिजनेस का काम क्या है, बैंक का क्या काम है, लोन देना और उस पर क्या करना, मार्कअप अर्न करना। अगर वो लोन जो प्रिंसिपल पोर्शन है, कस्टमर भाग जाते हैं, रिफंड नहीं करते, तो वो भी बैड डेट रिकॉर्ड कर सकते हैं बैंक, ठीक है। और लॉ कहता है द डेट और पार्ट ऑफ द डेट इज रिटर्न ऑफ इन द अकाउंट्स ऑफ द पर्सन इन अ टैक्स ईयर, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि वो जो बैड डेट है वो उस साल में जो टैक्स के अकाउंट्स है उसमें आप क्या करेंगे, आप उनको राइट ऑफ करेंगे। एंड फिर वो कहता है कि आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए कि हाँ जी एक्चुअली में क्या ये रिकवरेबल है, या जस्ट आप अपने टैक्स को कम करने के लिए, क्योंकि जब आप एज ए एक्सपेंस ये चीज़ क्लेम करेंगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, उतनी अमाउंट से आपका टैक्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास रीजनेबल ग्राउंड होने चाहिए जिसकी बेस पर आप ये डिसीजन लें कि हाँ जी जो आपका टैक्स है वो क्या है, आपका जो बैड डेट है ये क्या है, वो इरिकवरेबल है। फिर वो कहता है कि जितनी अमाउंट का आपने बैड डेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड किया है, उतनी ही अमाउंट का आप टैक्स में क्या करेंगे, डिडक्ट कर सकते हैं। ये ना हो कि आप ज़्यादा टैक्स रिलीफ के लिए, अपने टैक्सेबल प्रॉफिट को कम करने के लिए आप टैक्स के अंदर ज़्यादा अमाउंट का राइट ऑफ कर दें, ठीक है, ताकि आपकी इनकम कम हो जाए और आप टैक्स क्या कर दें, कम पे करें। फिर वो कहता है कि अगर एक दफ़ा आपने टैक्स एक्सपेंस क्या कर दिया, अलाउ करवा लिया, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट के अंदर जाकर, नेक्स्ट पीरियड में जाकर आपको उससे रिकवरी हो जाती है, तो आपको जितनी अमाउंट रिकवर होगी आपने क्या कर देनी है, अपनी इनकम में क्या कर देनी है, ऐड बैक कर देनी है। वो किस तरह से ऐड बैक करनी है, चले हम आज देख लेते हैं। वेयर डिडक्शन इज अलाउड इन टैक्स ईयर फॉर ए बैड डेट रिटर्न ऑफ and in a subsequent tax year the person receives in cash or in kind any amount in respect of that debt, ठीक है। तो हमने किस तरह से क्या करनी है, अब फिगर को कैलकुलेट करना है और अपनी इनकम में ऐड कर देना है, वो है ए माइनस बी। अब यहाँ पर ए क्या है, इज द अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट द राइट ऑफ, ठीक है ना, जो हमने पहले अमाउंट, जो मैं अमाउंट यहाँ पर रिसीव हुई है, जो रिकवरी हुई है वो लेनी है, उसमें से हमने लेस करना है, इज द डिफरेंस बिटवीन द होल अमाउंट ऑफ बैड डेट एंड बैड डेट अलाउड, ठीक है। बी क्या अमाउंट है, जो मुझे टोटल बैड डेट था जितना मुझे अलाउ था, मैं जो नेट करूंगा उसके बाद जो मेरा डिफरेंस बचेगा ए माइनस बी के जरिए, अगर मेरा वो डिफरेंस पॉजिटिव आता है इनकम में मैं ऐड कर दूंगा, अगर वो नेगेटिव आता है तो मैं उस अमाउंट को मैं क्या कर दूंगा, इस साल भी क्या कर सकता हूँ, अपने बैड डेट्स एक्सपेंस में लेस कर सकता हूँ, ठीक है जी। अब हमारा इस चैप्टर का आज का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमने डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन
या प्री कमेंसमेंट ऑफ जो एक्सपेंडिचर है उसको किस तरह से डील करना है, एंड उसके रिलेटेड आपकी क्या रूल एंड रेगुलेशन हैं एज पर इनकम टैक्स लॉ। अब हम देखते हैं इस लेक्चर में हमने जो चीज डिस्कस करनी है वो पहली ये है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए, क्योंकि हम पहले जो देखते आए हैं वो ये था कि इनकम फ्रॉम जो सैलरी थी वो थी रिसीट बेसिस पर, ठीक है। जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी वो थी अक्रूवल बेसिस पर, एंड जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन था वो भी था अक्रूवल बेसिस पर। जो हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस है, हमने पढ़ा था कि जो आपका होता है कंपनी होती है उसने अपनी अकाउंटिंग टैक्सेशन करनी होती है एज अक्रूवल बेसिस पर, लेकिन जो अदर पर्सन है एओपी एंड इंडिविजुअल, उनके पास ऑप्शन है कि वो कैश बेसिस पर अकाउंटिंग करवाएं या अक्रूवल बेसिस पर अकाउंटिंग करवाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टैक्स लॉ ये गाइड कर रहा है कि अगर एक कंपनी अक्रू या एक पर्सन एओपी या इंडिविजुअल अक्रूवल बेसिस फॉलो करता है तब उसने किन बातों का ख्याल करना है, अगर वो कैश बेसिस फॉलो करता है तो तब उसने अपनी टैक्सेशन, अपने जो प्रॉफिट्स हैं किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। ये हम पहले पढ़ते हैं कि हमारे पास पर्सन के पास ऑप्शन क्या है, कि मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है जिसके जरिए उन्हें अकाउंटिंग करके अपने टैक्सेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं। तो लॉ कहता है कि उनके पास दो ऑप्शंस हैं, वो कैश बेसिस हैं या अक्रूवल बेसिस हैं। जो कंपनी है वो हमेशा अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस की टैक्सेशन, यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस की, क्योंकि बाकी हेड्स की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बेशक वो कंपनी है बेशक वो एओपी इंडिविजुअल है, ठीक है, सब पर सेम अप्लाई होने। हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस की। कंपनी ने अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस हमेशा उसकी टैक्सेशन करनी है अक्रूवल बेसिस पर। जो बाकी दो पर्सन्स हैं वो कैश पर भी कर सकते हैं या अक्रूवल पर भी कर सकते हैं। और बोर्ड मीन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी स्पेसिफिक क्लास को, ठीक है, या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को वो ये ऑर्डर कर सकता है कि जनाब आपने लाजमी, ये आप पे कंपलसरी है कि आपने ये बेसिस ऑफ टैक्सेशन क्या करनी है, फॉलो करनी है। मीन आपने कैश बेसिस फॉलो करनी है या आपने अक्रूवल बेसिस फॉलो करनी है। अगर एक पर्सन चाहता है कि यार मुझे तो लॉ ने, कंपनी है लेट्स सपोज, कंपनी कहती है कि मुझे लॉ ने क्या है कंपलसरी, कंपनी क्योंकि कंपनी के लिए कंपलसरी है कि उसने क्या करनी है, अक्रूवल बेसिस फॉलो करनी है। कंपनी को लगता है कि यार मुझे खासतौर पर मेरे लिए जो सूटेबल है, जो बेस्ट ऑप्शन है वो है कैश बेसिस, तो वो कमिश्नर को एप्लीकेशन लिखेगा कि जनाब मैं अक्रूवल बेसिस पर अपनी अकाउंटिंग नहीं कर सकता, काइंडली आप मुझे कैश बेसिस पर अलाउ करें। तो कमिश्नर के पास ये अथॉरिटी है कि वो उसको अलाउ कर सकता है। अगर एक पर्सन का मेथड चेंज होता है अक्रूवल टू कैश या कैश टू अक्रूवल, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने अकाउंट्स में क्या करेगा, एडजस्टमेंट करेगा। इट मींस एडजस्टिंग एंट्रीज पास करेगा जो आप अकाउंटिंग में पास करते हैं ईयर एंड पर, ठीक है। यहाँ पर उसकी बात हो रही है। अब वो बात कर रहा है कि कैश बेसिस अकाउंटिंग, वो कहता है कि कैश बेसिस अकाउंटिंग अगर एक पर्सन फॉलो कर रहा है तो उसकी इनकम तब टैक्सेबल होगी जब वो रिसीव होगी, और उसको एक्सपेंस तब अलाउ होगा जब वो एक्चुअली में पे करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर पैसे आएंगे तो इनकम होगी, पैसे जाएंगे तो एक्सपेंस अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो आपका है वो है अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। उसमें वही जो हमारी अकाउंटिंग जो हम अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो चीजें पढ़ते हैं अक्रूवल बेसिस के अंदर, यहाँ पर भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। जब एक पर्सन इनकम अर्न कर लेगा, ठीक है ना, चेक पैसे रिसीव हुए हैं कि नहीं हुए, उसने अपनी इनकम रिकॉर्ड कर लेनी है, मीन सेल रिकॉर्ड कर लेनी है, रेंटल इनकम रिकॉर्ड कर लेनी है। अगर एक पर्सन जिसने एक एक्सपेंस इनकर कर लिया है, बेशक पे किया है या नहीं किया, तो उसने क्या करना है, अपने उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेना है और अपनी लाइबिलिटी बुक कर लेनी है, ठीक है। आगे ये बातें लिखी हुई हैं। फिर हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक बात पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि अगर एक पर्सन एक अक्रूवल बेसिस पर अपना एक एक्सपेंस अलाउ करवाता है, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट करवाता है, तो अगर वो उस पेएबल को, उस लायबिलिटी को नेक्स्ट 3 इयर्स में पे ऑफ ना करे, तो फिर क्या होता है, वो अपनी एक्सपेंस को, अपनी उस लायबिलिटी को दोबारा रिवर्स करके इनकम बना देता है। उसका क्या ट्रीटमेंट होता है जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि आपने किस तरह एंट्री पास करनी होती है, किस तरह से आपने उसको एज अपनी दोबारा इनकम बनानी होती है। एंड इनकम बनाने के बाद अगर आप सब्सिक्वेंट ईयर्स में दोबारा आप वो पेमेंट कर देते हैं, तो फिर आपने उसको क्या ट्रीटमेंट करना होता है, ये भी आपको मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डिटेल में बता चुका हूँ। अब वो वाला लेक्चर सुन सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है कि एक बिजनेस है, उसके पास इन्वेंट्री पड़ी होती है, तो लॉ हमें बताता है कि आपने अपनी इन्वेंट्री को जो वैल्यूएशन है वो किस तरह से करनी है, ठीक है। वो आपको कहते हैं कि आपकी जो स्टॉक एंड ट्रेड है, आपकी जो इन्वेंट्री है,
जो आपने उसका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करनी है वो किस तरह से कैलकुलेट करनी है। सेम आपका क्या है ये आपका सेम वही मेथड है जो आप क्या करते हैं अकाउंटिंग के अंदर फॉलो करते हैं। तो आप कहते हैं कि द कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड डिस्पोज्ड ऑफ मीन आप कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है ना, जो आपने कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करनी होती है साल के अंदर, उसकी आपने किस तरह से कैलकुलेशन करनी होती है। आप अकाउंटिंग में क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्योंकि आपने क्या करना है प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो आपने क्या करना है ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसमें आप क्या करते हैं सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अकाउंट टैक्स में भी आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल है उसकी सेम ट्रीटमेंट है, सेम उसका क्या मेथड है। आप क्या करते हैं ए प्लस बी माइनस सी। ए इज द ओपनिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक, बी इज द कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड acquired by the person in the year, ठीक है, एंड सी इज द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब फिर यहाँ पे बता रहा है ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। ओपनिंग स्टॉक वो होता है जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक हो, ठीक है। अगर बिजनेस ने सारी बिजनेस स्टार्ट किया है तो उस केस में जो उसने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले अगर कोई स्टॉक परचेज किया है तो वो क्या होगा, उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी ओपनिंग स्टॉक बन जाएगी। अब आपने जो नेट फिर आपकी क्या है बी क्या है नेट परचेजेस, जिस कॉस्ट पे आपने परचेज की होगी वो आपकी क्या होगी परचेज कॉस्ट होगी। फिर है क्लोजिंग स्टॉक, वो कहता है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी लोअर ऑफ एनआरवी या कॉस्ट, जो आप अकाउंटिंग में IS2 में करते हैं सेम यहाँ पर वही रूल है, ठीक है। फिर आगे वो बात कर रहा है कि आप अगर एक जो बिजनेस की इन्वेंट्री है अगर आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस कौन से, अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है आप उसमें पढ़ते हैं कि एक होती है मार्जिनल कॉस्टिंग, एक होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है उसमें जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं वो भी आपकी कॉस्ट का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका हिस्सा बनते हैं, ठीक है। जो आपकी होती है मार्जिनल कॉस्टिंग उसमें जो आपकी फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते बल्कि वो पीरियड कॉस्ट बनते हैं। और जो वेरिएबल कॉस्ट होती हैं वो आपकी क्या बनती हैं प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनती हैं। तो यहाँ पर वो टर्म यूज कर रहा है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड एंड प्राइम कॉस्ट मेथड। यहाँ पे वही कह रहा है कि जो कंपनी है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड भी यूज कर सकती है और प्राइम कॉस्ट मेथड भी क्या कर सकती है यूज कर सकती है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भी है और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड भी है। जो अकाउंटिंग में टर्म्स हम पढ़ते हैं जो मेथड्स फॉलो करते हैं यहाँ पर सारी वही लिखी हुई है। और ये आपकी अकाउंटिंग की कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन है जहाँ पर उन्होंने क्या किए हुई है कॉपी पेस्ट की हुई है। तो ये है इन्वेंट्री को वैल्यू करने की क्या आपके पास मेथड है कि आपने कॉस्ट ऑफ सेल को क्या करना है किस तरह से कैलकुलेट करना है। ये आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर जो फर्स्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम आपको जो डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस का वो हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन। इसके बाद हमारा जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है वो क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा।